हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है विमेंस डे स्पेशल सीरीज में। और आज हमारी खास मेहमान है मिस सोनम श्रीवास्तव, स्मॉल केस मैनेजर, फाउंडर, सीईओ, राइट रिसर्च। आईआईटी कानपुर की ग्रेजुएट है सोनम और मास्टर्स किया है उन्होंने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में फ्रॉम वर्ल्ड कॉन्ट यूनिवर्सिटी। सोनम को 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है सिस्टमैटिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में। शी हैज बिल्ट एंड हैंडल्ड वेरी लार्ज स्केल पोर्टफोलियोज एंड ट्रेडिंग algorithms. She's a globally renowned researcher in the field of machine learning in finance and quantitative investing. Welcome to the show, Sonam. Thank you for having me. Our pleasure, Sonam. Sonam, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना कुछ पा लिया है। आपकी जर्नी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। पहले कि थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि हम एक वुमेन्स डे स्पेशल कर रहे हैं और आपकी जैसी महिलाएं जब हमारे स्क्रीन पे आती हैं तो बहुत सारों की इंस्पिरेशन बनती है। तो आप अपनी टेक अस थ्रू योर जर्नी सो फार एंड व्हाट मेड यू सो attracted to something like equity markets. So first of all, I am not that young. I'll start by giving that disclaimer. But yes, see, it's been a very काफी ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी फाइनेंशियल मार्केट में। मैंने आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उसके बाद मैंने जब जॉब में आई तो मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोरेशन किया और मैंने जब मेरी पहली जॉब मुझे मिली जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड थी, जहाँ पे हम डेटा और टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे थे, वहाँ पे मुझे सारी चीजें क्लिक कर गई और उसके बाद से मैं पिछले कुछ 10-12 साल से इसी फील्ड में हूँ। और एज अ वुमेन गीतू, इट इज चैलेंजिंग, राइट। मैं जब मेरी पहली जो जॉब थी जो एक ट्रेडिंग फ्लोर पे थी, जहाँ पे एक पूरे फ्लोर में जहाँ पे बहुत अग्रेसिव एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे मैं अकेली विमेन की तरह पार्टिसिपेट करती थी और काफी लर्निंग होती है। और इसके थ्रू मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा डिस्पैरिटी है विमेन्स की इस फील्ड में और ज्यादा से ज्यादा विमेन को एनकरेज होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। और we as a women have this tendency to be a little more conservative, to be a little more safe with money. True. And in the long term, it makes us better investors. It makes us better in the market. So why not have more and more women come into this field? What does money mean to you? और जब हम पैसे की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो मेल काउंटर पार्ट है, he can handle the money better. आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा और अभी भी हम देखते हैं फीमेल्स को घर का खर्च देके ये कहा जाता है कि यू मैनेज योर बजट फॉर होम, बट फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो हम ही करेंगे, राइट। सो ये एटीट्यूड कब तक चेंज होगा सोनम, और महिला को कब समझ आएगा कि शी हैज इक्वल राइट इन एवरीथिंग एंड शी कैन मैनेज इट वेरी वेल? डेफिनेटली। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी के टाइम पे। और हम लोग क्योंकि मार्केट में रिटेल कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, तो आई कैन टेल यू कि 90% ऑफ आवर कस्टमर्स आर मेल, राइट। वी डोंट गेट फीमेल्स एंड इवन इफ देयर इज अ फीमेल, इट इज हर हस्बैंड हु इज रिप्रेजेंटिंग हर, राइट। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये टैकल करना। बट धीरे धीरे हमारी कंट्री में प्रोग्रेस हो रही है, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस हो रही है। और हमें इस टाइम पे एक प्रायोरिटी आनी चाहिए कंट्री में कि विमेन की फाइनेंशियल एजुकेशन पे हमारा फोकस जाना चाहिए। और इवन इन द जॉब फ्रंट हमें विमेन को इस सेक्टर में प्रायोरिटाइजेशन देना चाहिए। तो ये एक पॉलिसी मेकिंग का मुझे लगता है इंसेंटिव होना चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा विमेन को वर्क स्पेस में ला सके, ज्यादा से ज्यादा विमेन को हम फाइनेंशियली एजुकेट कर सके। और अगर मुझे लगता है कि जितनी विमेन से मैं बात करती हूँ अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होती। उनको लगता है कि क्या होगा, मेरा पैसा सेफ रहेगा कि नहीं, इक्विटी मार्केट में क्या सेफ्टी है। आई थिंक हमें थोड़ा एज अ विमेन जो वर्क स्पेस में, उनको थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए। हम अपने मेल काउंटर पार्ट्स को देख रहे हैं जो मार्केट से इतनी अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं, हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक एफर्ट लेना चाहिए। सोनम, राइट रिसर्च में आप क्या करते हैं? राइट रिसर्च में गीतू हम वही करते हैं जो सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स करते हैं, बट हमारा जो अप्रोच होता है वो पूरा डेटा ड्रिवन होता है,
राइट? तो हम ठीक है। किसी स्टॉक को एक ट्रेडिशनल एनालिस्ट की तरह स्टडी करके उसमें डिसीजन नहीं लेते। हम ओके। क्या करते हैं, उसके स्टॉक के रिलेटेड जितने डेटा पॉइंट्स हैं, उसका प्राइस, वॉल्यूम, उसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में जितनी भी डेटा पॉइंट्स हैं, हम्म, उसको एनालाइज करते हैं। हम डेटा पे पैटर्न्स देखते हैं जिससे हमें लगता है कि अच्छा, अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो प्रॉफिट बनेगा। और हम्म, हम उस उन पैटर्न को फॉलो करके एक हम्म, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिनमें फोकस रहता है कि हम लोगों के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करें, हम हर मार्केट में टाइट रिस्क हम्म, मैनेजमेंट मेंटेन करें और एक यूजर को एक एज दें जो उसको नॉर्मल हम्म। स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी हो रहा है आजकल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि अब दिमाग चलना थोड़ा कम हो गया है और टेक्नोलॉजी के भरोसे जो है बहुत सारे ट्रेड्स जो है वो एल्गोरिदम जिसे हम कहते हैं, और बिल्कुल, हमने हमने देखा भी है कि उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स पे कैसे होता है। तो इसके बिल्कुल। बारे में कुछ बताइए। सो हाउ इज द ट्रेंड चेंजिंग, हाउ इज टेक्नोलॉजी गोइंग इन हैंड, टू गिव वैल्यू फॉर रियली फॉर द इन्वेस्टर्स टू गेट इनटू इक्विटी मार्केट्स। बिल्कुल। तो ये तो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बहुत ज़्यादा तरह से हो भी चुका है इंडिया में। इंडिया में एल्गो ट्रेडिंग जो हम बोलते हैं वो 2010 में चालू हुई थी, है ना? जी। उस टाइम पे इंडिया में एल्गो का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं था। इस टाइम पे जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, मोर देन 50-60% एल्गो के थ्रू ही होती है। बड़े-बड़े जो फंड्स होते हैं, बड़े-बड़े जो ब्रोकर्स होते हैं, वो एल्गो का हम्म, इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेड यूज़ करने में। तो मार्केट जी। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन तो हो ही चुका है। बट हम्म, जो हमारी नॉर्मल इन्वेस्टिंग प्रोसेस है ना, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो सिलेक्शन, हम्म, उसमें इंडिया में उस फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ या एल्गो का यूज़ काफ़ी लिमिटेड है। लोग अभी भी एक स्टार एनालिस्ट होता है जो एनालाइज़ करता है, जो स्टॉक पिकिंग में मास्टर होता है, उसको फॉलो करते हैं। जी। बल्कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच फॉलो करें, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही ट्रांसपेरेंटली कि इन हम्म, इन रीज़न की वज़ह से ये स्टॉक सिलेक्ट हो रहा है, इन वज़ह हम्म, से ये परफ़ॉर्म आगे करेगा, इस वज़ह से ये हम्म, मार्केट में ये फैक्टर आगे बढ़ेगा, ये फैक्टर नहीं बढ़ेगा। हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंटली लोगों के लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो लंबे दौरान के लिए प्रॉफिटेबल भी रहेगा, उनको एज भी मिलेगा, प्लस क्योंकि ये एक एल्गोरिथम से ड्रिवन है, तो कंसिस्टेंट रहेगा, राइट? ये चेंज नहीं होगा। ये हमेशा ओके। एक आपको कंसिस्टेंट सा ही बिहेवियर दिखाएगा। तो हम्म, बहुत हम्म, बहुत फ़ायदे हैं टेक्नोलॉजी के यूज़ करने में और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी किसी को मतलब एक बेनिफिट ही ऐड करता है। टेक्नोलॉजी हम्म, पूरा डिसीज़न नहीं ले रहा है, इस सिस्टम हम्म, को हम हम्म, डिज़ाइन करते हैं, हम्म, हम्म, लोगों को एक एज देने के फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई स्टॉक सेलेक्ट करना हो फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज, व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट यू यूज, एंड हाउ डू यू लिए। सेलेक्ट अ बिल्कुल, स्टॉक फॉर अ पोर्टफोलियो? यस, गीतू। तो गीतू, फॉर लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस, इफ यू एनालाइज़ द मार्केट, राइट? अगर आप डेकेड्स का डेटा उठा के देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि कुछ तरीके होते हैं जिस वजह से एक स्टॉक आउट परफॉर्म करता है। एक होता ओके। है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, बट उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, राइट? उसको लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, कहते हैं। और किसी ने एक वैल्यू स्टॉक पिक कर लिया, वो आउट परफॉर्म कर जाता है। सिमिलरली कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो ग्रोथ जिनकी बहुत तेज होती है, तो उसको ग्रोथ इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और उस हिसाब से हम हाई ग्रोथ स्टॉक पिक कर लिया, वो आपको लंबे टर्म के लिए आउट परफॉर्म कर जाता है। कुछ जी। लोग स्टॉक की क्वालिटी देखते हैं कि भाई उसका मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, उसकी अर्निंग क्वालिटी कैसी है, उसका रिटर्न ऑफ अर्निंग कैसा है, और इस हिसाब से लोग काफ़ी अच्छे स्टॉक पिक कर ले जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ ट्रेंड देखते हैं, जिनकी स्किल सेट होता है कि भाई वो मार्केट में पहले ट्रेंड पकड़ लेते हैं, उसको हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलते हैं, कि भाई हमने एक ट्रेंड पकड़ लिया और वो लंबे टर्म के लिए आउट परफॉर्म कर जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ऋतु, ये तो हम लोग को मतलब हम लोग सब समझते हैं, एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी समझता है, और जो हमारा क्वांट मॉडल होता है या हमारा जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल होता है, वो इन सब फैक्टर्स को डेटा के थ्रू देखता होता है, राइट? ओके। ओके। और इनके ही बेसिस पे वो पिक करता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए कौन-सा स्टॉक बेहतर परफॉर्म करेगा। व्हाट इज द हिट रेशियो, मैं ये जानना चाहूंगी कि इज दिस द टेक्नोलॉजी दैट यू यूज ऑलवेज सक्सेसफुल, और कभी उतार चढ़ाव भी होता है इसमें? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ये तो देखिए हम लोग ये कर रहे हैं, हर हम्म, कोई मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा है, हमने इसको हेज नहीं किया है, राइट? हम्म, हम खरीद रहे हैं स्टॉक को, और मार्केट में हम्म, जब वॉलेटिलिटी आती है जितनी वो पिछले 1 साल में आई थी या 2020 में आई थी,
उसमें हार्डली कोई स्टॉक रह जाता है जिसमें ये वॉलिटिलिटी दिखती नहीं है, राइट? तो अगर हमें वही स्टॉक बाई करने हैं तो ऑब्वियसली हमें किसी भी पोर्टफोलियो में वॉलिटिलिटी का असर पड़ेगा, बिल्कुल, है ना? तो बट हम इसमें क्या करते हैं कि हम रिस्क मैनेजमेंट के तरीके इसमें यूज ऐसे करते हैं कि हम हमेशा पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई बनाएंगे, हम उसमें एसेट एलोकेशन का कंपोनेंट डालेंगे, हम ऐसा करेंगे कि बहुत रिस्क बढ़ गया तो कैश में मूव कर जाओ, इस तरह के तरीके डाल के, रूल बेस्ड तरीके डाल के हम अपने पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमाइज करते हैं। बट देखिए जो अप्स एंड डाउन्स है वो हमेशा ही हर पोर्टफोलियो के साथ जाते हैं। I have a question here, if I may ask. एक महीने पहले अडानी ग्रुप शेयर्स में जो टर्मोइल हुआ, जो फियास्को हुआ, वो अब संभल रहा है. But that time, did you get some kind of a indicator from the data that you managed, or could you guess that this was coming? Talking about अडानी ग्रुप, हमारे पास अडानी ग्रुप का बहुत ही माइनर सा एक्सपोजर था जब ये न्यूज आई थी, क्योंकि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे उसमें आई थिंक पिछले नवंबर दिसंबर से काफी वॉलिटिलिटी बढ़ गई है, राइट? तो हमारा बेस्ड ऑन दैट वॉलिटिलिटी हमारे मॉडल्स में उसकी पोजीशंस कम हो गई थी, और वो जो बड़ा ड्रॉडाउन आया था उसके पहले हमने जो छोटा सा एक्सपोजर था अंबुजा सीमेंट और अडानी एंटरप्राइजेस में, हमने वो हटा दिया था। बट हाँ, हमने ये जो स्टॉक्स हैं हमारे पिछले 3 साल में हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा रहे हैं, काफी ग्रोथ आई है। बट आई थिंक क्योंकि ये मार्केट का पार्ट है तो ये क्यों नहीं होंगे हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट। बट देखिए ये जो अभी जो इशू आया था अडानी ग्रुप में, वो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, राइट? में और कहीं से आपको कोई और डेटा आपको कुछ नहीं बताता। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेटा लाना एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है, तो हम उस पर भी कोशिश करते हैं कि अगर हम वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकें जो मार्केट में न्यूज है उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सको कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू आ गए हैं और उस टाइम पे एग्जिट कर सको, वो एक कोशिश रहती है। उसके अलावा देखिए अगर आपको वॉलिटिलिटी दिख जाती है किसी स्टॉक में तो वो ऑटोमेटिकली ही एग्जिट हो जाता है, राइट? Talking about the current scenario, Sonam, अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स, यूक्रेन रशिया वॉर स्टिल गोइंग ऑन, यूरोजोन रिसेशन फेयर्स, यूएस रिसेशन फेयर्स, फेड की मीटिंग, इतना कुछ है इंडिकेटर्स जिसपे हमको ध्यान रखना होता है बिफोर इन्वेस्टिंग और पिकिंग अप सम स्टॉक्स इन द इक्विटी मार्केट्स. ऐसे माहौल में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं, और आप मार्केट्स को यहाँ से कहाँ जाता देखते हैं? जैसे आपने बोला मार्केट में बहुत सारे रिस्क हैं इस टाइम पे, जियोपॉलिटिकल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन सब मिला के, जिसकी वजह से इकोनॉमिस्ट भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है। और हम भी ये देखिए मार्केट हमें ये जानना चाहिए और आपके लिसनर्स को भी मतलब ये हमेशा पता होना चाहिए कि मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलता, राइट? मार्केट ऊपर जाता है तो कभी वॉलिटिलिटी भी मार्केट का पार्ट है, राइट? तो हमें हर सिनेरियो के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, और अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें हर सिनेरियो में ही रहना पड़ेगा मार्केट, राइट? तो उस हिसाब से देखिए हमने हमारा पोर्टफोलियो मंथली बेसिस पे चेंज होता है ना? हम कुछ स्टॉक ऐड करते हैं, कुछ स्टॉक रिमूव करते हैं। तो जैसे 2021 में हम टेक्नोलॉजी मेटल्स में इन्वेस्ट करते थे, पिछले साल हम ज्यादा कंज्यूमरिंग सेक्टर में आ गए थे, हमने आईटी और आईटी का एक्सपोजर कट कर लिया था, बैंकिंग बढ़ा दिया था। इस टाइम पे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में थोड़ी ग्रोथ हो रही है, और कुछ अदर स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिसमें जैसे फार्मा में इस टाइम पे थोड़ा बेनिफिट आ रहा है, तो हम वहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं। और ये मार्केट का नेचर है, जिस हिसाब से हम डेटा ड्रिवन फैशन से धीरे धीरे उसके साथ शिफ्ट होते रहते हैं। आपका डेटा एनालिसिस इस समय निफ्टी को कहाँ प्रेडिक्ट कर रहा है? निफ्टी को प्रेडिक्ट कर सकते तो फिर तो भाई हम कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बट हाँ, हमें इस टाइम पे दिख रहा है कि ये एक बहुत ही बुलिश रेजिम नहीं है मार्केट की, है ना? जैसे मार्केट को आप एक बुलिश और बेयरिश रेजिम में अगर डिवाइड करो तो इंडिया मार्केट इस तरफ इस टाइम पे बुलिश रेजिम पे नहीं चल रहा है, इसमें अभी थोड़ी वॉलिटिलिटी है। तो इस टाइम पे हमें
अपने पोर्टफोलियो में रिस्क हमेशा कम करके रखना चाहिए, राइट? जितना ज्यादा रिस्क आप बढ़ाओगे पोर्टफोलियो में, उतना ज्यादा आपको उसका असर पता चलेगा। इस टाइम पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ा कम करके। तो अभी आपके एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, और अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, व्हाट इज द काइंड ऑफ एलोकेशन दैट हैज गॉन फॉर, what is the asset allocation? I mean, is it purely equity, or you have some other assets too? So we manage different types of portfolios, right? और Okay. हमारे पास इस टाइम पे more than 200 crores asset under management है गीतू। और उनमें से हमारा सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा बॉट जो पोर्टफोलियो है उसको हम बोलते हैं राइट मोमेंटम पोर्टफोलियो, जो ट्रेंड फॉलोइंग करता है ना। एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो होता है, उसने 2021 में 100% रिटर्न दी थी, और मतलब उसमें काफी ज्यादा मुनाफा होता है जब मार्केट तेजी से चल रहा होता है। बट पिछले साल में उसने मार्केट से 3-4-5% ज्यादा ही परफॉर्म किया था, उससे ज्यादा नहीं किया था, राइट? तो उस पोर्टफोलियो में हम पूरे तरह से इक्विटी में है। बट रिसेंटली अगर आप मुझसे पूछें तो हमने उसमें थोड़े आईटी स्टॉक ऐड किए हैं, हमने इंश्योरेंस स्टॉक रिमूव किए हैं, और हमने थोड़ा उसमें मेटल और बैंकिंग को भी थोड़ा कट डाउन किया है। और हमने उसमें थोड़े ऑटो एंसिलरीज, हमने आईटी सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर के कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं। उसके अलावा हमारे पास एक एसेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो भी है, उसको हम मल्टी फैक्टर बोलते हैं। मल्टी फैक्टर का मतलब होता है कि क्योंकि हम एक फैक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ट्रेंड फॉलोइंग बहुत तेज फैक्टर है, बट उसके साथ के साथ हमने वैल्यू भी डाला है, ग्रोथ भी डाला है, क्वालिटी भी डाला है। ओके। मार्केट जिस फैक्टर को फेवर करेगा हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू को फेवर हो रहा है मोमेंटम से ज्यादा, राइट? वैल्यू जो स्टॉक्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस पोर्टफोलियो में इस टाइम पे हमारे पास कुछ 20% के अराउंड बॉन्ड का एलोकेशन है, और अराउंड 10% के अराउंड गोल्ड का भी एलोकेशन है। तो वहां पे एसेट एलोकेशन थोड़ा सेफ साइड पे हो गया। जैसे कि आपने कहा सोनम कि यू आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग नाउ इन आईटी, फार्मा, काफी डिफेंसिव सेक्टर्स पे आप जा रही हैं। जैसे कि आपने ये भी कहा कि अभी जो है बुलिश ट्रेंड में नहीं है बाजार, बियरिश ग्रिप में भी नहीं है, लेकिन ठीक है, साइडवेज मूवमेंट है, ये चल रहा है। कंजम्पशन, इंडिया कंजम्पशन स्टोरी की अगर हम बात करें तो दैट हैज सेव्ड अस। अगर हम देखें 2021-2022 में, व्हाट हैज रियली सेव्ड इंडिया इज द इंटरनल कंजम्पशन स्टोरी। और ये स्टोरी जो है हमारे बहुत सारे क्रिटिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वन ऑफ देम इज मॉनसून, एंड दिस टाइम it is being said that we might face El Nino, so deficit monsoon. अगर ऐसा होता है, so do you expect this consumption story to hit sectors like auto, real estate, and banking? नहीं, बिल्कुल। तो गीतू, जैसे आपको पता होगा कि जो रूरल कंजम्पशन है वो इंडिया में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। जैसे अर्बन एरियाज में ग्रोथ आ गई है पैंडेमिक के बाद, बट जो रूरल एरियाज है वहाँ पे अभी भी एक स्ट्रगल चल रहा है। कंजम्पशन की स्टोरी इतनी अभी तक पिकअप नहीं की है, और सारे एफएमसीजी सेक्टर जो जो रूरल एरिया पे डिपेंड करता है वो अभी भी इस बात पे स्ट्रगल कर रहा है। तो मानसून एक बहुत ही क्रूशियल चीज होती है रूरल सेक्टर के लिए। मोर देन 60% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। तो अगर मानसून पे इम्पैक्ट आता है तो हमारा रूरल कंजम्पशन स्टोरी पे फिर से एक इम्पैक्ट आएगा। और फिर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पॉलिसी मेकर्स उस सेक्टर को कुछ इंसेंटिवाइज करें। अगर उसमें ये जो ग्रोथ स्टोरी है वो बन के आ ही नहीं रही है, रूरल कंजम्पशन जो एक बॉटम पे गया है वो पिकअप हो ही नहीं पा रहा है, उस पर हमें ज्यादा फोकस डालना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि राइट रिसर्च की जो स्मॉल केसेस पोर्टफोलियोज है उसमें रिटर्न्स कैसे रहे हैं पिछले 2 से 3 साल में? तो हमारे पोर्टफोलियो में काफी मार्केट से काफी बेहतर रिटर्न मिले हैं। हमारे पास जो हमारा पहला पोर्टफोलियो जो मैंने आपको बताया, जो एसेट एलोकेशन मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो है, उसने 3.5 साल में 25% एवरेज रिटर्न दी है। मतलब टोटल कुछ 220% रिटर्न, जो अपने मार्केट से 70% ज्यादा है। उसके अलावा हमारा सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, सब्सक्राइब पोर्टफोलियो है मोमेंटम पोर्टफोलियो। हाँ, उस मोमेंटम पोर्टफोलियो ने पिछले 2.5 साल में 40% एवरेज रिटर्न दिया है, CAGR रिटर्न। तो अगेन मार्केट से काफी बेहतर है।
अगर आप कंपेयर करें तो हमने मार्केट को कुछ 70% आउट परफॉर्म किया है इन 2.5 सालों में। राइट सोनम, हमने हमेशा ऐसा देखा है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना वो काफी जल्दी घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल। क्योंकि आपने कहा कि आपका जो मोमेंटम पोर्टफोलियो है वो मोस्ट लाइक्ड पोर्टफोलियो है, बहुत सारे आपके रिटेल निवेशक उसमें निवेशक भी है। तो ऐसा कभी हुआ है कि पैनिक क्रिएट हुआ है और जब बाजार गिरता है तो पोर्टफोलियो से पैसा निकालने के लिए रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। ये देखिए और ये जो पिछले साल का जो सिनेरियो था वो एक यूनिक ही सिनेरियो था गीतू। तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो पैंडेमिक के बाद आए थे, वो हर महीने 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करके आ रहे थे कि 5% तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मार्केट जी। ऐसा बिहेव कर रहा था। फिर जब मार्केट में वॉलिटिलिटी आई और 2% 1.5% करेक्शन भी आता था, तो बहुत लोग पैनिक करते थे कि यार कि तुमने तो बोला था कि इतने रिटर्न मिलते हैं, ये क्या हो गया। तो इसलिए हमारा पिछले मोर देन 1 साल से हमारा जो फोकस है, हम इन्वेस्टर एजुकेशन पे फोकस करते हैं कि भाई मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलता, हमेशा अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द मार्केट। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये वॉलिटिलिटी दिखेगी ही, राइट। बट फिर भी देखिए ओवरऑल मार्केट में गीतो अगर आप ट्रेंड्स देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पे, ये कोई सीक्रेट है नहीं, है ना। सेम चीज सबको दिख रही है। बट हमारे पास इस टाइम पे 10,000 ट्रस्टेड ऐसे इन्वेस्टर हैं जो टाइम एंड अगेन हमारे साथ लगे हुए हैं। और हमें लगता है कि हम वो ग्रुप और एक्सपैंड करेंगे जैसे जैसे है ना मार्केट से हमें बेहतर रिटर्न मिलेंगे, जैसे जैसे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग समझेंगे कि हमारे अप्रोच का क्या फायदा है। तो यही हमारी आशा है। और सोनम, मैं यस प्लीज और मैं चाहूंगी कि अब अगले जो इन्वेस्टर आए उसमें थोड़ा विमेन पार्टिसिपेशन थोड़ा ज्यादा हो। और जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं, हमको ये भी करना चाहिए कि फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो महिलाओं के लिए लॉन्च करने चाहिए। बहुत सारी महिलाएं जो है जो यूट्यूब पे काफी अच्छा फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही हैं, सिखा रही हैं, पर फिर भी women participation is a real issue which should really be addressed, and maybe the policies by the government should come and really encourage women to participate in the equity markets, different markets. Equity market की बात नहीं है, finances को manage करना ही थोड़ा बहुत महिलाओं को जो है वो थोड़ा दिक्कत देता है। अच्छा ये बताइए कि सोनम, आप अपने मनी मैनेजमेंट कैसे करती हैं? मैं अपना मनी मैनेजमेंट तो टू बी ऑनेस्ट की तो मुझे अपने राइट रिसर्च की स्ट्रैटेजी पे बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मैं राइट की ही पोर्टफोलियोज में करती हूँ। मैंने मेरा कोर पोर्टफोलियो जो हमारा मल्टी फैक्टर है उससे बनाया है, और मोमेंटम स्मॉल कैप उससे ऐड करती रहती हूँ। इसके अलावा मैं टैक्स सेविंग के लिए एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे भी इन्वेस्ट करती हूँ, जहाँ पे एसेट एलोकेशन थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। मैं उसका भरोसा लेती हूँ, और मुझे कोई भी ऐसा मतलब एज अ इन्वेस्टर, एज अ वुमेन इन्वेस्टर, मुझे कोई भी ऐसे चैलेंजेस नहीं लगते। मुझे कोई ऐसा डर नहीं है कि मेरे पैसे सेफ नहीं है इक्विटी मार्केट में। क्योंकि मुझे पता है कि अप्स एंड डाउन दोनों पार्ट है, और मैंने अपसाइड भी देखा है और मैंने वॉलिटिलिटी भी देखी है। और अगर आप एक ऐसा ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ सकें जो आपको गाइड करे हर तरह के मार्केट पे और आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाए, तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। What do men need to learn from women on the money front? बिल्कुल। क्योंकि तो हमने एक फिडेलिटी की एक एनालिसिस देखी थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि भले ही मेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है मार्केट और इन्वेस्टिंग में विमेन से, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की रिटर्न देखें तो विमेन हमेशा लॉन्ग टर्म में मेन को स्लाइटली आउट परफॉर्म कर देती हैं एज अ इन्वेस्टर। ये क्यों होता है? क्योंकि विमेन हमेशा मनी के साथ कंजर्वेटिव होती हैं, वो बहुत सारे अननेसेसरी रिस्क नहीं लेती हैं। तो उस वजह से वो कंसिस्टेंट रिटर्न पे फोकस करती हैं, वो थोड़ा कंजर्वेटिव होती हैं, और लॉन्ग टर्म पे वो अपने मेन काउंटर पार्ट से बेटर रिटर्न देती हैं। तो मुझे लगता है कि मेन विमेन से यही सीख सकते हैं कि एक फाइनेंशियल प्रूडेंस हो, यू अंडरस्टैंड द the safety and security that your investments can bring you, and you
invest in it to create wealth instead of taking unnecessary risks. Mhm. And women are more patient. So patient with everything, so they can be patient with money and markets also. Sonam, so what is your piece of advice for women who are watching you right now, जो आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर होके स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं? It's a men dominated industry. So what will your advice be to them? डेफिनेटली। तो गीतू, जैसे हमने डिस्कस किया कि विमेन के पास जो उनका इनहेरेंट रिस्क एवर्स नेचर है और जो पेशेंट नेचर है, वो उनको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाता है। और अगर बस वो फाइनेंशियल मार्केट को थोड़ा स्टडी करें और वो समझें कि इसके रिस्क और एडवांटेजेस क्या हैं और किस तरह से वो इसको यूटिलाइज कर सकती है, तो एक बहुत ही बेहतर इन्वेस्टर बन सकती हैं वो, और बहुत सारे एडवांटेजेस वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी से हासिल कर सकती हैं, जो उनकी लाइफ में डिफरेंसेस मेक करेगा। तो मैं कहूँगी कि ज़रूर वो ये अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। इसके साथ के साथ वो हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान दें, हमेशा सेविंग को हमेशा अपनी इनकम का एक कंपोनेंट रखें, रेगुलरली इन्वेस्ट करें और अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करें। तो मैं यही बोलूँगी। और किसी भी प्रोफेशन में दे शुड बी कॉन्फिडेंट एंड दे शुड confidently ask for a bigger and better job and bigger and better post, because we need more and more women leaders in all the industry. That is what I would tell. ये तो रही महिलाओं के लिए। और जो नया निवेशक बाजार में आ रहा है, न्यू रिटेल इन्वेस्टर who's entering into the market, उसने टर्मोइल भी देख लिया पिछले 2 साल में। कोविड के टाइम पे शुरुआत की, उसके बाद एक फॉल भी देखा, उसके बाद एक अपसर्ज, एक रिकवरी भी देखी। उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? हाउ शुड दे अप्रोच द मार्केट्स? तो मैं नए निवेशक को बोलूंगी कि देखिए, हमने अप्स एंड डाउन तो देख लिए। आगे का जो सिनेरियो है, भले ही उसमें थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है, बट जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज थे पिछले साल के, जो था कि इन्फ्लेशन रुक ही नहीं रहा था, राइट, और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही फास्ट पेस से बढ़ रही थी, वो सब एक पीक पे पहुंच चुका है। कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद इन्फ्लेशन में भी ईज डाउन दिखेगा। तो हम धीरे धीरे एक बेटर इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। बट और इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स अगेन रहेंगे। हमें थोड़ा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा अगले कुछ साल में, और सही टाइम पे हमें टैक्टिकली जब मार्केट उस तरफ टर्न करेगा कि हमें फिर से अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो हमें टैक्टिकली मूव करना पड़ेगा। इस टाइम पे थोड़ा आप असेट एलोकेशन का ध्यान दें, आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दें, आप रेगुलरली एसआईपी करें, क्योंकि अगर आपने वोलेटाइल टाइम पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं यही बोलूँगी। और हमेशा लॉन्ग टर्म पे ही आप देखें। आप अगर शॉर्ट टर्म देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हमेशा डिसिप्लिन तरह से आप मार्केट को फॉलो करें और लॉन्ग टर्म पे विजन रखें। सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर sharing your views on the markets, on how to invest, and also how women should come forward and get into really financial planning and equity markets में participation उनका बढ़े। Thank you so much for your time. Thank you, Geetu. It was my pleasure. Thanks a lot for having me.